लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। अरे क्या नाम है उसका? करण, करण और ग्रुप के लगे सर वो चले गए क्या? चले गए हाँ बायो करेक्टर था क्या? अरे सर ठीक है आ जाओ। चलो तो विल फैसिलिटेट ईशान पवार। ओके तो टाइम निकाल के बैठे, काफी टाइम हो गया था वैसे इंट्रोडक्शन हो नहीं पाया था, तो हम लोगों ने आज सोचा कि प्लान किया तुम्हारे साथ इंट्रोडक्शन करा दें। तो देखो अभी कुछ क्वेश्चंस जो मुझे पूछने हैं तुम्हारे बिहाफ पे मैं पूछूंगा ईशान से, एंड तुम लोगों के मन में जो क्वेश्चंस हो, जो क्वेरीज हो, यू कैन आस्क रिलेटेड टू सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, प्रॉब्लम्स क्या हो, जो क्या फेस कर रहे हो, तुम्हें कैसे करना चाहिए, कुछ अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है 11th 12th किसी में भी हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ अपने बिहाफ पे कि ओके ठीक है, तो ईशान पहले 11th वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता था ना कि अभी 11th का ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, 1 मंथ हो गया अभी मंथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले इन्होंने कुछ चैप्टर्स किए नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों ने बैकलॉग किया हुआ है, नोट्स इनकम्प्लीट हो गए, अब ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है, तो एडजस्ट करने में इनको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन क्या सजेस्ट करना चाहोगे 11th इस स्टेज पे, जैसे क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने क्या होने वाला है, 12th में जाकर क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो किस तरह से 11th में इनको करना चाहिए? सबसे पहले एक्चुअली तुम्हें टाइम है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे अभी जो कंसेप्ट छूटे हैं ना वो क्लियर कर दो। 11th तुम्हारा सिर्फ फोकस होना चाहिए कंसेप्ट क्लियरिटी, क्योंकि फिर तुमको 12th इजी जाएगा एंड 12th में प्रेशर नहीं आएगा। अगर तुम अभी सिर्फ ऐसे ही पढ़ते पढ़ते चले गए, 12th में भी सिर्फ सिंपल पढ़ रहे हो, तो तुम 11th का भूल जाओगे, एंड 11th के भूलने की वजह से तुमको 12th का भी प्रेशर रहेगा, या 11th का भी याद नहीं है, 12th का भी नहीं आएगा। सो 11th में अभी तुम जो सीख रहे हो वो तुम ऐसे पढ़ लो कि तुम्हें 2 साल बाद वो रिक्रिएट करो। तुम अभी बहुत टाइम स्पेंड किया कंसेप्ट क्लियरेंस पे, तो भी चलेगा। मेन कंसेप्ट क्लियरिंग तुम्हारा अभी होगा फिजिक्स का। फिजिक्स का तुम्हें मैकेनिक्स क्लियर करना है। मैकेनिक्स जितना क्लियर हो सकते हो उतना करो, क्योंकि 12th में तुम्हारे पास लोड इतना होगा दूसरे सब्जेक्ट्स का, क्योंकि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक आ जाएगा कि फिजिक्स का तुमको टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी मैकेनिक्स तुम जितना क्लियरली कर सकते हो उतना क्लियरली कर लो, एंड फार्मूला लिख लो उसका एक शीट पर। जब भी तुम्हें मैकेनिक्स रिवाइज करना है वो फार्मूले पढ़ लो। सो लाइक तुम्हारा 10 मिनट्स में वो पूरा मैकेनिक्स हो जाना चाहिए आइडियल कंडीशंस में बाद में, तो उससे तुम्हारा 11th में प्रेशर नहीं आएगा। तो फिजिक्स में अभी टाइम स्पेंड कर लो 11th में, बायो का ज़्यादा प्रेशर मत लो, बायो वैसे भी डिप्लोमा करना तुम्हारा बाद में हो सकता है। बायो के कुछ बड़े चैप्टर्स हैं जिसमें कंसेप्ट क्लियरिटी लगता है। फर्स्ट सेक्शन है शायद से डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल किंगडम आता है, और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ये 4 जो चैप्टर है ये तुम अभी क्लियर कर दो। बायो पे ज़्यादा दूसरे चैप्टर्स में फोकस की नहीं हुआ तो भी चलेगा, बिकॉज तुम 12th में उसको पढ़ के क्लियर कर सकते हो। अभी प्राइमरी फोकस तुम्हारा फिजिक्स है, फिजिक्स तुम क्लियर करो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा फिजिक्स के जैसे बात हुई तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हो पाता, मतलब इनका मेन प्रॉब्लम ये आता है कि सर हमने कर तो लिया बट क्वेश्चंस नहीं होते। एग्जाम में जाकर के मेनली एग्जाम में प्रॉब्लम आती है, जैसे फुल टेस्ट लेना स्टार्ट किया तो बहुत सारे जो घर पे अच्छा करते हैं लेकिन यहाँ पे आके परफॉर्म नहीं करते, तो एग्जाम के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि जैसे कि इनका परफॉर्मेंस बढ़े? एग्जाम का तो वैसे हमारे पास भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे भी। बेसिकली तुम अभी घर पे जब सॉल्व करोगे तो तुम अपना नोटबुक रेफर मत करो, पहले घर पे जाके तुम नोटबुक 2 बार पढ़ लो एंड नोटबुक के सारे फॉर्मूले एक शीट पे लिख लो। तो जब सम सॉल्व करोगे तो सिर्फ वो शीट पढ़ लो, सम सॉल्व करते हैं वो फॉर्मूला याद नहीं आया वो शीट पढ़ लो एंड फिर वो सम सॉल्व करो। फिर नेक्स्ट टाइम तुम वापस से सॉल्विंग को बैठोगे, एक बार वो शीट पढ़ लो फिर वापस से सॉल्व करो, तो तुम्हारे
तुम्हारे ब्रेन को हैबिचुएट हो जाएगा कि तुम्हारे फॉर्मूला रिवाइज होने के बाद तुम ये सॉल्व करते हो, सम सॉल्व करते हो, तुम्हारे फिर सम ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो जब तुम एग्जाम देने आओगे तो सिर्फ वो जो फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं वो 2-3 बार पढ़ के वो लिख के तुमको जैसे याद रखना है वैसे याद रखो। एंड एग्जाम में आने के बाद तुम एग्जाम सपोज 20 क्वेश्चंस है, तुम 20 क्वेश्चंस देखो ही नहीं, तुम 1 क्वेश्चन एट अ टाइम लो। एक क्वेश्चन पढ़ लिया, वो क्वेश्चन लगे तो 2 बार पढ़ो, बट फिर तुम्हें वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुमने इतना सॉल्विंग कर लिया होगा फॉर्मूला शीट देख के कि तुम्हें वो एसोसिएशन आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज है। सो तुम वो हैबिटेट हो जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे धीरे धीरे होके तुम्हारा ऐसे एक ऐसा टाइम आएगा जब तुमको फॉर्मूला शीट पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, वो सम्स देख के तुम्हें पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो अभी सबसे इसकी आदत डाल लो कि तुम्हें फॉर्मूला शीट बनानी है, फिर बाद में सम सॉल्व। अच्छा, ये कब तक हो पाता है? 11 स्टार्टिंग में होता है, ये जो तुम बोल रहे हो कि ये तुम्हारी इंग्लिश से बाद में धीरे धीरे बढ़ती है, तो नेगेटिव बहुत ज्यादा करते हैं, पता नहीं चल पाता। जैसे इनको ये जजमेंट लेने में टाइम लगता है कि पहले एक क्वेश्चन ट्राई किया, जैसे तुमने बोला एक क्वेश्चन एट ए टाइम देखो, तो बिल्कुल सही बात है, एक क्वेश्चन एट ए टाइम देखो, लेकिन वो जजमेंट नहीं होता। इनको लगता है नहीं शायद मैं कर पाऊंगा, कि ये चीज का कंफ्यूजन रहता है और उसके चक्कर में एक क्वेश्चन ज्यादा टाइम देते हैं फिर। तो शायद को तुम मेटा तभी पाओगे, उसका एक ही सोल्यूशन है प्रैक्टिस। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको उतना समझेगा कि तुम्हारा लेवल क्या है। सपोज तुमने प्रैक्टिस में 50 सम सॉल्व कर दिया, उसमें से तुम्हें 10 सम्स ऐसे दिखे कि यार इसमें बहुत टाइम जा रहा है, ये आ रहा ही नहीं, तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें एग्जाम में अगर उन 10 टाइप में से कोई एक टाइप दिखा, वर्डिंग वैसा दिखा, सो तुम वो क्वेश्चन एंड में सॉल्व करोगे, पहले बाकी सारे सॉल्व करोगे। तो तुम्हारा एक ही सोल्यूशन इसका प्रैक्टिस, एंड उसमें तुम्हें भी टाइम प्रैक्टिस करना है। सो तुम टाइम प्रैक्टिस का इतना जरूरी नहीं है। टाइम प्रैक्टिस तुम कंसेप्ट क्लियरेंस की बात करो, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर बाद में टाइम प्रैक्टिस में ऐसा कर दो कि तुम देख लो कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है ईच क्वेश्चन पे, तुम्हें कितना टाइम। सो इफ यू आर टेकिंग 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, इट्स फाइन अभी के हिसाब से, एंड कुछ क्वेश्चन तुम्हें 5 मिनट्स ही लगेंगे, वो लेंथी हो। सो 5 मिनट्स वाले अगर तुम्हें एग्जाम में दिखे तो उसे सर्कल मार्क करके तुम बाद में अटेम्प्ट करना, पहले तुम अपना पूरा करना, फिर बाद में धीरे धीरे वो 1 मिनट हो जाएगा। जैसे तुम्हारा फॉर्मूला शीट का मैंने बोला, आफ्टर पॉइंट तुम्हें फॉर्मूला शीट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें क्वेश्चन देख के सॉल्व करना मिल जाएगा, वैसे तुम्हें बाद में 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 11 फॉलो के लिए तो सजेस्ट किया ईशा ने कि फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम देना, बिकॉज ये बिल्कुल सही है, जैसा हमेशा बोलते रहते हैं कि 11 की फिजिक्स ही है, 12 पे तो जस्ट उसका एप्लीकेशन है। तो अगर 11 जिसको आता है फिजिक्स में, तो 12 बहुत इजी होता है, और एक बार फिजिक्स का अप्रोच डेवलप हो गया तो टाइम नहीं लगता है। फिर तो जो टाइम लगना है वो बायो और केमिस्ट्री लगता है। ऐसा नहीं है कि बायो छोड़ देना है, अभी करना नहीं है, लेकिन जैसे बताया इसमें कि वो अभी थोड़ा प्रायोरिटी रख सकते हो तुम स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर तुम्हारी वीकनेस है फिजिक्स, क्योंकि हर किसी का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो नेचुरली अगर फिजिक्स अच्छी है तुम्हारी, देन यू कैन गो फॉर केमिस्ट्री एंड बायो, अदरवाइज और फिजिक्स के लिए कर सकते हो। एंड दूसरा केमिस्ट्री के लिए बात करेंगे 11th में। 11th में तुम्हारा एक्चुअली केमिस्ट्री का जो अप्रोच है वो ऑलमोस्ट सेम एज फिजिक्स होगा, कि तुम्हारा मेजॉरिटी फिजिकल का तुम्हें वही तुम्हारी नोटबुक्स बना ली, क्लासरूम नोट्स बना लिए, घर पे आके तुम्हें वही जो फॉर्मूलेज है वो एक शीट पे लिख के सम्स सेम टाइम पे प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला शीट पढ़ के सम्स प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला शीट पढ़ के सम्स प्रैक्टिस करना। तो 11th में तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर आता है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जितना क्लियर कर सकते हो उतना क्लियर कर लो, क्योंकि 12th का इनऑर्गेनिक उसके ऊपर ही बना। तो केमिकल बॉन्डिंग और ऊपर से वो बहुत फास्ट है, तुम्हें समझेगा नहीं, तुम डिफरेंट बुक से पढ़ोगे, डिफरेंट बुक्स में बहुत ज़्यादा दिया है। तो केमिकल बॉन्डिंग से एक्चुअली एमसीक्यू ऐसे होता है, उसमें कभी कभी 12th के इनऑर्गेनिक के भी डाल देते हैं बुक्स, जो सपोज तुम ऐसे रेफरेंस बुक्स लेते होंगे, कुछ तो ऐसा कुछ केमिस्ट्री के जो रहते हैं उसमें 12th के भी डाल देते हो, क्योंकि वो ओवरलैप है, पूरा इनऑर्गेनिक ओवरलैप है। तो इनऑर्गेनिक के केमिकल बॉन्डिंग के लिए सर जो क्वेश्चंस दे रहे हैं वो तुम प्रैक्टिस करो, एंड इनऑर्गेनिक के लिए क्लास में ही तुम आगे से ज़्यादा करके, जब क्योंकि खुद पढ़ोगे तो पढ़ के तुम सो जाओगे, बहुत बोरिंग जाता है। तो क्लास में ही जितना पढ़ सकते हो उतना कर लो, क्लास में उसके बाकी लेक्चर्स में थोड़ा बहुत ध्यान जरूर चलेगा। केमिकल बॉन्डिंग के लिए परफेक्ट ध्यान दो, क्योंकि आधा लर्निंग तुम्हारा वो क्लास से ही है। तो फिजिकल हो गया तुम्हारा, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक में ज़्यादा हाइड्रोकार्बन ही आएगा, उसके लिए भी सेम जो मैंने बोला 11th में तुम कंसेप्ट एकदम डीपली क्लियर कर देना, जो भी सिखा रहे तुम अभी सब क्लियर किया ना, 12th तुमको बहुत इजी जाएगा, क्योंकि 12th में भी ऑर्गेनिक का सेम, 12th में जो ऑर्गेनिक के लेसन है आ जाके वो रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन से निकलेंगे। सो हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शंस अच्छे से कर लो, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर लो, फिजिक्स में मैकेनिक्स अच्छे से कर लो, तो तुम्हारा 12th परफेक्टली इजी जाएगा। अभी इनमें
देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कितनी भी बताई जाए बातें तुम लोगों को नहीं समझ में आती एंड कुछ ही लोग इस चीज को पिक कर पाते हैं। अभी ईशान भी बता कर जा रहा है लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि वो जितना तुम्हारी ग्रेस्पिंग है जितनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये बात फैक्ट है, ये हर साल हर बैच पे बोली जा रही है। कल को तुम भी ईशान की जगह होगे तुम में से भी यही बात बोलोगे हो रहा है क्योंकि एक्सपीरियंस है, इस पे बाद में समझ में आने से 11 तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। बायो के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बायो समहाउ तुम मैनेज कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं मैनेज होगी तुमसे। इसीलिए 11 में थोड़ा जो भी तुम्हें लग रहा है टॉपिक्स वीक वगैरह है उस पर काम करना शुरू करो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोग पढ़ाई के लिए टाइम नहीं देते तो फिजिक्स के लिए देते हैं। होता क्या है कितने एवरेज, मुझे क्या लगता है कि एवरेज जो 70-80% स्टूडेंट हार्डली 3 आवर्स 2 आवर्स की पढ़ाई 2 to 3 आवर्स के बीच में सेल्फ स्टडी होती है। तो क्या पॉसिबल है 11th का स्टूडेंट अगर 2 to 3 आवर्स की स्टडी कर रहा है तो? भी मैं बोलूँगा तो एकदम से एक दिन में 6 घंटे बढ़ नहीं होगा। तो अभी हमारा करंट स्टैमिना सपोज फॉर एन एग्जांपल अपन 2 घंटा पकड़ के चलें, सो डू 2 hours for 3 days, then slightly extend that to 2.5 hours, then extend that to 3 hours. Within 1 week तुम्हारा वो 2 hours का 3 hours हो जाना चाहिए, फिर वो नेक्स्ट वीक में तुम्हारा 4 hours हो जाना चाहिए। सो 4 hours आई गेस तुम्हारा और एक्चुअली आवर बेस मत करो, तुम गोल बेस करो, क्योंकि आवर बेस करोगे तुम बाय द टाइम यू रीच द 4th hour 3 घंटे बाद तुम क्या पढ़ रहे हो तुम्हें नहीं समझे, तुम ऐसे ही यार 1 घंटा चलो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, वैसे मत करो। तुम्हें आज सपोज मैकेनिक्स का तुम्हें ये कंसेप्ट एक क्लियर करना है, अगर वो क्लियर कर लिया उससे तुम्हें 3 घंटे भी लग सकता है, 6 घंटे भी लग सकता है। प्राइमरीली ये रखो कि तुम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, जितने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो उतना टारगेट रखो। वो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद तुम्हें सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी आएगा, यार मैं ये कर सकता हूँ, मेरा ये दिन में हो गया है। एंड वो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद उसी दिन उस सम्स की प्रैक्टिस करो, तो तुम्हें पता चल जाएगा यार ये मेरा क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट कंसेप्ट लो, फिर सेम को पिछले दिन को जो कंसेप्ट किया था उसके सम्स प्रैक्टिस करो, और आज जो कंसेप्ट रिवाइज किया उसके सम्स प्रैक्टिस करो। ऐसे होते होते तुम्हारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारा सिटिंग स्टैमिना ऑटोमेटिक बढ़ गया जब तुम टारगेट बेस करो। क्योंकि सपोज तुमने टाइम टारगेट डाला है कि नहीं आज मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, सो तुम 2 घंटे अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद में 2 घंटे तुम 4 घंटे पढ़ना है, इसके लिए सिर्फ चेयर पे बैठे रहोगे या कुछ ना कुछ ऐसे ही पेंसिल से नोटबुक में मार्क करोगे। तो सेम टारगेट बेस करो, एक कंसेप्ट क्लियर करके मेरे को आज इसका सम सॉल्व करना है, तो धीरे धीरे तुम्हारा आदत हो जाएगी, फिर तुम टाइम बेस पे चले जाओ, तुम्हारी आफ्टर पॉइंट सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो 11 में किसी को कुछ डाउट है पूछो, कुछ पॉइंट किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक से पूछ सकते हैं। NCERT is very important, but अभी तुम्हें 12th में 11th जब रिवाइज करना है तब तुम सिर्फ NCERT और अपने फॉर्मूला ये पढ़ोगे। अभी 11th में तुम्हें कंसेप्ट क्लियर करना है तो NCERT की स्लाइडली बियॉन्ड जा सकते हो। 11th में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जितना बियॉन्ड नेसेसरी है उतना ही बियॉन्ड जाओ, बट मेक श्योर कि तुम्हारा कंसेप्ट ऐसा क्लियर हुआ है कि तुम्हारा NCERT का हर एक पॉइंट क्लियर है, और तुम 2 साल बाद जब वो NCERT वापस से पढ़ोगे तो तुम्हारा वो एकदम फर्म रहना होगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्पेशली। अच्छा एक चीज़ मैं ईशान के बारे में, जैसे ईशान ने नोट्स देखा था तो मतलब बहुत अच्छा नोट्स बना था, तो मैं एक चीज़ ईशान से बोलूँगा कि मतलब बच्चों को ये बताओ कि हाउ टू मेक नोट्स और क्या इंपॉर्टेंस है नोट्स बनाने, कैसे मतलब वो आगे हमें करेगा, तो ये बताओ। बेसिकली तुम नोट्स ऐसे बनाओ जो तुम्हें पढ़ने में अच्छा लगे। तुम ऐसे कुछ भी स्क्रिबल कर दोगे तो तुम्हें पढ़ते टाइम ऐसे ही लगेगा यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये क्या पढ़ रहा हूँ। ऐसे पढ़ो कि तुम बार बार पढ़ सको एंड वो पढ़ने के बाद तुम्हें याद रहे। सो बेसिकली उसका एक ही था, आई यूज कलर्स, क्योंकि कलर्स का जो कलर स्कीम था वो मेरे दिमाग में आ जाता था अननोइंगली पढ़ते टाइम, क्योंकि फिर जब मैं लिखता था और जब MCQ आता था मेरे सामने आई वाज लाइक ये रिएक्शन रेड कलर में था, सो जितना मेरे को वो रिमेंबर था वो रिएक्शन का उतना मैंने MCQ में मार्क कर दिया। सो बेसिकली नोट्स मैंने ऐसे बनाओ कि तुम बार बार पढ़ सको एंड वो तुम्हें याद है। और ऐसा रहो, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें पूरा बोर्ड का सब कॉपी कर, तुम छोटे लैंग्वेज में लिख सकते हो ऐसा कि तुम्हें याद है। सिर्फ मेक श्योर कि इट इज अपीलिंग टू यू, कि तुम पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें कलर्स यूज करना है, तुम्हें दूसरों के लिए अपीलिंग नहीं बनाना है, दूसरों को दिखाना नहीं है यार ये मेरा कितना अच्छा है कितना ऐसा है। तुम खुद को जितना समझता है उतना लिख लो, खुद को जैसे समझता है वैसे लिखो। तुम खुद के लिए बना रहे हो और ऐसे लिखो कि तुम बार बार पढ़ने का तो बोर नहीं होना चाहिए तुम, एंड तुम्हें याद रहना चाहिए। क्योंकि 12th में मोस्ट ऑफ द तुम्हारा जो स्टडी होगा वो नोट से ही होगा, तुम टेक्स्ट बुक खोलोगे नहीं।
केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बायो में टेक्स्ट बुक। तो नोट्स का इम्पोर्टेंस बहुत है। जिसके नोट्स इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करो। जेई बोलते हैं लेकिन कुछ फर्क तो नहीं। जितना टाइम दे सकते हो दे दो, नोट्स कंप्लीट करके फॉर्मूला शीट बना लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास कंसेप्ट क्लियर करने का। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग और हाइड्रोकार्बन्स, और फिजिक्स में मैकेनिक्स, जितना टाइम दे सकते हो उतना क्लियर कर लो, क्योंकि 12th में फिर तुम्हें प्रेशर नहीं आना चाहिए। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम 11? ठीक है, तो 12th की बात कर लेते हैं थोड़ी, जो अभी इस बार देने जा रहे हैं एग्जाम। तो अब तो सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया एक्चुअली। तो बोर्ड के टाइम पे जब बोर्ड अनाउंस हो जाता है तो कैसे मैनेज किया? मतलब पूरी तरह से बोर्ड पे लग गए थे या फिर कैसे टाइम मैनेज किया हुआ इनको? लकी बैच वो तो है वैसे। बोर्ड्स नहीं था हमारे, बट तुम्हारे बोर्ड्स का डेट क्या है? 4 मार्च। 4 मार्च। परफेक्ट। तुम्हारे ये तो जो महीना है ना, जनवरी फरवरी, तुम पेपर प्रैक्टिस नहीं क्या चलेगा, बट पेपर करना, बट 15 डेज में 2 या फिर 15 डेज में डेली पेपर मत देना, बट डेली मेक श्योर कि तुम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो और कंसेप्ट क्लियर रखो। वो बुक पढ़ो, अंडरलाइन ईच एंड एवरी वर्ड। वो बुक तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ा हुआ भी चलेगा, जस्ट मेक श्योर कि तुम चैप्टर एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड करो। लिखते टाइम तुम्हारा रट्टा काम नहीं आता है, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ही रहता है। सो तुम जितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये 2 महीना है, तुम्हारा बैकलॉग भी रहेगा, जनवरी फरवरी तुम्हारा बैकलॉग भी रहेगा, तो एकदम अच्छे से चैप्टर डेप्थ में पढ़ के तुम्हें जैसे अंडरस्टैंड करना है कर लो, बट कुछ भी करके ये दो तुमने पेपर प्रैक्टिस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया तो भी चलेगा, बट मेक श्योर कि तुम एकदम डीप में जाके ये 2 महीने वो चैप्टर अंडरस्टैंड कर रहे हो। फिर तुम्हारे बोर्ड्स के बाद तुम्हारे चैप्टर परफेक्टली क्लियर हो जाएंगे ये 2 महीने में। बोर्ड्स के बाद तुम्हारा जो भी होगा सिर्फ पेपर प्रैक्टिस है। दिन एवरी डे सॉल्व 1 पेपर, तुम्हारा रिवीजन, फिर पेपर्स 2, फिर नीट तक तुम्हारा ऑलरेडी कुछ तो हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स हो गए रहेंगे, सो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारा बोर्ड्स तक तुम इतना अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तुम्हारे चैप्टर्स कि बाद में तुम्हारी रिवीजन क्वेश्चंस थ्रू, पेपर्स एंड क्वेश्चंस थ्रू। तो बोर्ड के लिए किसी के मन में कोई डाउट है कि बोर्ड के लिए मैनेज कैसे करना है? तो सेशन का हुआ नहीं था, बट ठीक है, फिर भी यू कैन शेयर, क्योंकि माइंडसेट तो रहता ही है ना। बोर्ड का क्लैरिटी तो थी नहीं उस टाइम में, हो सकता है बोर्ड के लिए कुछ किसी को डाउट। तुम लोगों को बोर्ड का हुआ ही है कि उन लोगों ने लेक्चर्स तो दिए थे ना बोर्ड पर? हाँ, यस। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है अभी 2 जनवरी को ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो ठीक है, उसका एक इनका जो कंसेप्ट क्या डाउट है? और मतलब कोर्स भी है, तो फिर कैसे मैनेज करें? दोनों भी ओवरलैप होगा, क्योंकि 11th की जो टेस्ट सीरीज है वो 11th पे बेस्ड है और जो एग्जाम है वो 12th है। जैसे जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने के टाइम पे तो नहीं थी, इस टाइम पे किया हुआ। और टेस्ट सीरीज में जो पहले जो स्टार्ट हो रहा है वो 11th के पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनका ऐसा मुझे लगता डाउट है कि बोर्ड की प्रिपरेशन भी है, 12th भी करना है और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो 11th करें। मतलब एक बहुत कॉमन डाउट है कि सर 12th में हम हैं, बोर्ड भी आने वाला हमारा, तो हम 12th पे फोकस करें, बोर्ड पे फोकस करें या 11th पे फोकस करें? बेसिकली बोर्ड इतना भी बड़ा नहीं है ना, तो इतना तुम हाइप अप मत करो उसको। बेसिक नॉर्मल एग्जाम जैसे तुम अभी सब्जेक्टिव टेस्ट दिए रहेंगे वैसे ही तुम्हारा सिर्फ बड़ा सब्जेक्टिव टेस्ट है, बाकी कुछ नहीं। सो अभी 11th का ऐसा तुम्हारा डाउट है, 11th में तुमने नोट्स बनाए होंगे, सो अभी 11th को हार्डली 2 और 3 डेज में नोट्स को समराइज कर दो, फॉर्मूला शीट बना लो, एंड वो टेस्ट तुम सिर्फ वो फॉर्मूला शीट्स के ऊपर दो। उसमें मार्क्स कम भी आए तो चलेगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा फॉर्मूला शीट किधर गई, तुम्हारा टॉपिक क्या गया, फिर बाद में धीरे धीरे तुमको कवर अप कर सकते हो। सो 12th एंड 11th ऐसे साइमल्टेनियसली मैनेज कर लो। बस अभी 11th को इतना ध्यान रखो कि तुम्हारे पास जो बड़ा मटेरियल रहेगा उसको तुम्हें कंसाइज करना है, बस फिर तुमको बाद में हेल्प भी होगी। बस अभी ये ध्यान रखो कि 11th का कंसाइज करना है, तो जैसे कि तुम्हारे कम टाइम में 11th में रिवाइज हो, फिर 12th में रिवाइज हो। तो 11th और 12th साथ में चलना चाहिए। हाँ, 11th को जितना छोटा कर सकते हो अभी करो। अच्छा, मेजॉरिटी की प्रॉब्लम 11th में रहती है, मेजॉरिटी की प्रॉब्लम 11th रहती है, और 11th में जब आते हैं तो क्योंकि वो 11th में थोड़ा कैजुअल बिहेवियर होता है, तो 12th में आने के बाद वो वीक वैसे हो जाता है। तो कितना टाइम देना चाहिए अगर एक क्वांटिफाई करना चाहे तो 11th 12th को कितना, लास्ट के 3-4 मंथ्स में कितना टाइम देना चाहिए 11th को इतना को? और लास्ट के 3-4 मंथ्स एटलीस्ट हमारा 10 आवर्स होता होगा, 8 to 10 आवर्स। सो 8 आवर्स में से तुम 4 आवर्स गिव टू 12th, तुम्हारा जो करंट टॉपिक चल रहा है, 4 आवर्स गिव टू 11th का वीक टॉपिक, फिर 4 आवर्स 11th का वीक टॉपिक देने के बाद 4 आवर्स 12th के लिए आओ,
फिर धीरे धीरे वो वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है, फिर वीक टॉपिक्स आफ्टर पॉइंट वो वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते गए, सो वीक को 2 घंटा कर दो एंड ऊपर 6 आवर्स कर दो 12th एंड 11th के स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। 6 आवर्स में तुम 12th एंड 11th के स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स रिवाइज करो एंड 2 आवर्स वीक टॉपिक्स हो। फिर वो 2 आवर्स वीक टॉपिक्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में जाएंगे। फिर उधर 6 आवर्स में तुम्हारा 11th का स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स रिवाइज होगा, 12th रिवाइज होगा, 2 आवर्स में वीक धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड आफ्टर पॉइंट 8 आवर्स में तुम पूरा 11th को 8 आवर्स से पूरा 11th रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, बायो के लिए फाइनली एक कुछ होगा क्या कि एनसीईआरटी कितने आवर्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए 11 टू 2 कितने डेज में, कितने आवर्स में, कुछ ऐसा एस्टिमेशन है क्या, या आफ्टर नंबर ऑफ रिवीजन? आफ्टर मैं रीडिंग्स बोल सकता हूँ, एटलीस्ट तुम्हारी 8 रीडिंग्स पर चैप्टर होने के बाद तुम्हारे मिस्टेक्स होना कम है। 6 रीडिंग्स तक तुम्हें कुछ नहीं समझेगा, अब तक लाइंस ऑब्स्क्यूर रहेंगे तुम्हारे लिए। वो ऑब्स्क्यूरिटी निकालने के लिए तुम एवरी सेंटेंस अंडरलाइन है एंड एटलीस्ट सर्कल 1 वर्ड आता है। 1 वर्ड जो तुम्हें मेन लगता है वो सर्कल कर दो, तो हर एक लाइन में से एक ना एक वर्ड निकलेगा। फिर 8 रीडिंग्स में ये 6th रीडिंग तक तुम्हारा पूरा बुक सर्कल हो जाएगा, एटलीस्ट हर एक सेंटेंस से एक वर्ड, हर एक लाइन से एक वर्ड। फिर बाद में 2 रीडिंग्स, 8th रीडिंग पे तुम्हारी आई सिर्फ वो वर्ड्स पढ़ ली, वर्ड्स पढ़ने के बाद तुम्हारा पूरा सेंटेंस आ जाएगा। एक वर्ड देखने के बाद तुम्हारा ब्रेन पूरा वो सेंटेंस फिगर आ जाएगा। सो ऐसे फिर तुम्हारा एनसीईआरटी का फिर मेमोरी डेवलप होगा ऐसा। एंड एमसीक्यू में वो एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सो तुम्हें एक्चुअली वो सेंटेंस ही लर्न करेगा। सो इफ यू रीड द फर्स्ट वर्ड तुम्हें ऑटोमेटिक आंसर आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज अच्छी लगी मुझे कि जो एनसीईआरटी जो जिस तरीके से बताया पढ़ने के कि 8 9 हो सकता है, ये फिगर थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है किसी के लिए, बट जैसे एक एग्जाम दिया 8 टाइम रीड करने के बाद और वो भी एफर्ट के साथ कि एक सेंटेंस आप पिक कर रहे हो, एक वर्ड हर एक लाइन से पिक कर रहे हो, उसके बाद जाकर के आप लोग सिर्फ वर्ड पिक करते हो। मतलब इसलिए कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे बात में मुझे याद है बोलता था सर वो मुझे 8 to 10 आवर्स में मैं दोनों एनसीईआरटी कर देता हूँ। 8 to 10 आवर्स मतलब कैसे, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे इसने बताया कि हर एक लाइन से एक वर्ड आपने पिक किया, वो जो आपने मार्क करके रखा है, उस वर्ड वो वर्ड पूरी कहानी वहां की बता देती है आपको कि उस चैप्टर में क्या है, उस पेज पे क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाता है क्योंकि इतनी बार आपने उसको पढ़ा होता है। तो ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन कैसे इसको किया जाए, मतलब वो अल्टीमेटली सारे क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से आने वाले बायो के और इनकी प्रॉब्लम वही है, तो कैसे करें इस चीज को? फर्स्ट रीडिंग्स में तुम रीडिंग में 2 वर्ड्स सर्च करोगे, बाद में वो हर एक लाइन का तुम्हें मीनिंग ऐसी फनी वे में याद रखना है, या फिर वो लाइंस तुम्हें मीनिंग पहले 2 रीडिंग्स तो तुम्हारा एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग में जाएगा, तुम समझ लो। फिर नेक्स्ट 2 रीडिंग्स अंडरलाइनिंग एंड इसमें जाएगा सर्कल करना। फिर बाद में तुम्हारा लाइन में फिर भी कुछ डाउट रहेगा, ये नहीं समझा तो टीचर्स को पूछो। एनसीईआरटी पहले 2 रीडिंग्स में तुम पूरा समझो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लाइन में तो अनक्लियर है ऐसा वैसा। फिर बाद में तुम जैसे जैसे वर्ड सर्कल करोगे ना, मोस्टली हर एक लाइन में एक कीवर्ड रहने वाला है एंड वही कीवर्ड तुम्हारे एमसीक्यू में आना है। सो मेनी ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि तुम्हारा जो एमसीक्यू का आंसर है वही तुमने सर्कल किया होगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारा ऐसे एनसीईआरटी याद हो ही जाएगा, तुम टेंशन मत लो, बस मेक श्योर कि यू आर रीडिंग इट ध्यान से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से। तो कुछ चार्ट्स वगैरह नहीं होते हैं ना एनसीईआरटी में, जो कुछ टेबल्स भी होते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग तरीके से पढ़ेगा जो याद रख सके? एक्चुअली एनसीईआरटी का एक है हैव पेशेंस, मेरे भी लास्ट तक मेरे पास नहीं आ रहे थे, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि तुम एक चैप्टर पे याद आ जाओगे, ऐसा नहीं, मतलब तुम एनसीईआरटी पढ़ना ही छोड़ दोगे, सिर्फ वही चैप्टर सारे मॉड्यूल से सॉल्व करोगे, ऐसा वैसा। हैव पेशेंस, तुम पढ़ते रहो, आफ्टर द पॉइंट तुम्हारा ग्राफ राइज होगा, जस्ट हैव पेशेंस एंड अच्छे से पढ़ो। फिर बाद में चार्ट्स ऐसे कुछ है, मोस्टली 11th में इतने चार्ट्स नहीं आएंगे, 12th में तुम्हें इकोलॉजी में बहुत चार्ट्स आएंगे, तो वो चार्ट्स अगर तुम्हें वैसे याद रहे तो रखो। मुझे कभी कभी वो चार्ट्स कंफ्यूजिंग होते थे क्योंकि मैं इंटरचेंज कर देता था। सपोज अगर पाई चार्ट में बर्ड्स का इतना ये दिया है, मैमल्स का छोटा सा दिया है, तो मैं मैमल्स को बर्ड्स के समझ लेता था, तो मेरा इंटरचेंज कंफ्यूजन बहुत होता था। सो मैंने वो चार्ट्स को वर्ड फॉर्म में कर दिया था कि बर्ड्स ग्रेटर देन मैमल्स, ग्रेटर देन ऐसा। फिर उसका तो एक्रोनिम बना BMAU ऐसा कुछ, तो वही एक्रोनिम तुम्हें याद रहेगा एंड वो इजीली पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो बायो में जो भी ये ऑर्डर्स आएंगे तुम्हें, या फिर चार्ट्स आएंगे, या फिर स्टेप्स आएंगे, कुछ इसमें बायोटेक्नोलॉजी में स्टेप्स, सो वो स्टेप्स के फर्स्ट लेटर का तुम एप्लीकेशन, दैट इज द बेस्ट।
उसमें पूरा थियोरी में से एमसीक्यूज नहीं आते, मोस्टली तुम्हें ऑर्डर से याद रखना है एंड वो कुछ इसका ये है बेसिकली तुम वो जो चैप्टर्स है वो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो, क्योंकि बाद में बहुत वो पार्क से नेशनल पार्क से वो अलग वो मत पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो वो एंड नंबर्स याद रखो, कुछ इसमें नंबर्स सपोज लास्ट ईयर पोल्यूशन के चैप्टर्स में शायद से वो पार्टिकुलेट मैटर 4.2 ऐसे उसका नंबर्स अगर अलग से हाईलाइट करो, क्योंकि नंबर्स पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू आता है, डायरेक्ट नंबर्स पूछता है एंड ऑर्डर्स पूछता है, ये दोनों कंफर्म कर लो। वो ऑर्डर्स का भी तुम एक्रोनिम बना सकते हो, जैसे मैंने बोला मेरे पास 1 2 होंगे तो मैं बोलूँगा, तो नंबर्स एंड एक्रोनिम्स याद रखो एंड थियरी के ज़्यादा कुछ उसमें एक्चुअली यही है, कंट्री में कौन सा वर्ड है, कंट्रीज वर्ड, जैसे एसोसिएशन ये वो ऑर्डर्स, उसका तुम्हें सिर्फ वो पूरा पढ़ोगे कि तुम्हारा टाइम भी जाएगा एंड तुम बोर भी होगे, इतना ऐसा जो चैप्टर पे है वो एक पेज पे लिख लो, वो पूरा एक चैप्टर एक पेज पे आता है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा वो पूरा एक चैप्टर एक पेज पे आता है, तो लास्ट में वही एक पेज पे याद रखो। और कुछ किसी को कॉन्फिडेंस आएगा उसके थ्रू तुम्हें पता चलेगा कि यार ये एमसीक्यू में इस अप्रोच में मैं गलत हूँ, क्योंकि अगर तुम से प्रैक्टिस करते हो तो फिजिक्स में और तुम क्वेश्चंस बराबर लगाओ, तुम्हारी सारे राइट है बट तुम्हें नहीं पता कि तुम कितना टाइम स्पेंड करो, और टाइम स्पेंड करने के बाद तुम्हारे फिजिक्स तुमने परफेक्ट कर दिया, पेपर में कभी कभी ऐसा होता है फिजिक्स में 180 आ गया, केमिस्ट्री में रहो, क्योंकि फिजिक्स के बाद तुम्हारा माइंड इतना टायर हो गया है कि केमिस्ट्री में सिर्फ तो यही तुम्हें जजमेंट सिर्फ पेपर प्रैक्टिस करना है। सो अगर तुम्हें अभी लास्ट 3-4 मंथ्स है, 1 मंथ तुमने अगर पेपर नहीं किया तो चलेगा, जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारा शॉर्ट नोट्स रेडी है, फॉर्मूला शीट्स रेडी है एंड बायो का एक पेज तुम्हारा शॉर्ट नोट्स रेडी है हर चैप्टर का, कि तुम्हारा फिर पेपर के पहले लाइक 2 और 3 आवर्स में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। अगर तुमने ऐसा शॉर्ट नोट्स किया तो फिर 2 और 3 आवर्स में सुबह तुमने अगर 5 आवर्स भी पढ़ा, सुबह 5 आवर्स तुमने रिवाइज कर दिया तो दिन में 2 पेपर दे सकते हो। लेकिन ये कंडीशन है कि पहले टॉपिक्स प्रिपेयर होने चाहिए। 1 महीना के अंदर तुम्हारा चलेगा, प्रिपेयर करके शॉर्ट नोट्स टॉपिक्स प्रिपेयर होंगे फिर टेस्ट देने का बेनिफिट मिलता है, तो विद टाइम तुम्हें पता भी चल जाएगा कि टॉपिक कौन सा मेरे वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि टेस्ट पेपर तुम्हें ये बताता है तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस। अगर चैप्टर ही नहीं हुआ है वो तुम्हें पहले से पता है कि मेरा चैप्टर ये नहीं हुआ, तो उसके क्वेश्चन ऑब्वियसली तुमसे नहीं होने वाले हैं, और प्रैक्टिस जो टेस्ट पेपर दिए जाते हैं वो स्पीड बढ़ाने के लिए होते हैं, क्योंकि तुम्हें 3 आवर्स के पेपर में फाइनली तुम्हें टेस्ट देना है। तो बहुत सारे इनके बैच में काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ कि इन लोगों ने जब ऑफलाइन टेस्ट भी दिए, बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन टेस्ट भी दिए, सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट दिया, और फाइनली वो जाकर नीट में एग्जाम देते हैं तो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत रेयर होगा ऐसा कि आप लग आपका बहुत अच्छा है तो देन आप परफॉर्म करो, अदरवाइज आप घर पे कितना अच्छा परफॉर्म करते हो डजंट मैटर, आप क्लास में कैसा परफॉर्म करते हो मैटर करता है। उसके लिए पहले तो प्रिपरेशन होनी चाहिए, हर एक टॉपिक की प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। यस, और कुछ किसी को पूछना है? बोलो हर्ष, ये पूछना है हाँ यस सर। अभी लास्ट 4 to 5 मंथ्स में these chapters है सर, along with these chapters ऐसे है जो मेरी अच्छे से हुई नहीं, मतलब उनको बैकलॉग भी कंसीडर करते हैं, तो वो कैसे कवर करने के, क्योंकि अभी पेपर भी देना है, बोर्ड्स भी है और एक चैप्टर भी करना है। ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें सिर्फ बैकलॉग वाले चैप्टर पढ़ना है, बैकलॉग क्लियर करने के लिए चलो आज मैं ये पढ़ के ये क्लियर कर दूंगा, वैसा नहीं। तुम्हारे जो स्ट्रांगली एडेड है तुम्हें वो भी रिवाइज करना है। सो जस्ट सपोज एट दिस पॉइंट इफ आई से 6 आवर्स सब स्टडी हो रहा है, सो 6 आवर्स में तुम्हारा 4 आवर्स तुम्हारे जो टॉपिक्स अच्छे से हो रहे हैं स्ट्रांग हुए वही रिवाइज करो, वो रिवाइज करते रहो, एंड वो जो 2 आवर्स है वो ऐसे टॉपिक पे दो जो तुम्हारा हो ही नहीं, वो 2 आवर्स दो, फिर नेक्स्ट डे सेम होगा 4 आवर्स 2 आवर्स, फिर थर्ड डे पे एटलीस्ट तुम्हारा वो चैप्टर स्ट्रांग इसमें जुड़ेगा, फिर वो चैप्टर ऊपर आ जाए 4 आवर्स में वो रिवाइज करके जो तुम्हारा पोर्शन अच्छे से हुआ 4 आवर्स में वो रिवाइज करके वो जो नेक्स्ट 2 आवर्स है वो दूसरे चैप्टर में, ऐसे कितने 3 या 4 चैप्टर जितने भी चैप्टर्स होंगे ऐसे धीरे धीरे वो पूरे ऊपर के स्लॉट में आ जाए, फिर वो 6 आवर्स में तुम पूरा पोर्शन रिवाइज स्लॉट्स उसके मतलब जो टॉपिक्स वीक छूट गए तुम लोगों के, देखो हर किसी का कुछ ना कुछ चैप्टर वीक होता है, ऐसा कोई नहीं होता, विज्ञान भी है ऐसा, ठीक है आज
एक अचीवमेंट के बाद लगता है हमें, लेकिन हर किसी का एक वीकनेस होती है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा, इवन लास्ट डे तक ऐसा नहीं लगता कि नहीं हम कॉन्फिडेंट है। अभी शाम बताया कि क्या कॉन्फिडेंट थे कि नहीं हम 690 स्कोर करने जा रहे हैं? मेरा 2 चैप्टर्स थे, 2 या 3 चैप्टर्स थे फिजिक्स में, वो सॉलिड्स का था, सॉलिड्स फ्लूइड्स थे, वो वीक था, वो पॉइंट किया ही नहीं, एंड केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वीक था। So, मेरा कॉन्फिडेंस 690 लेवल नहीं था, बट मेरा इतना था कि मैं 650 ला लूँ, मुझे 650 लाने के 650 के ऊपर लाने। और एक्चुअली तुम एग्जाम के जब 2 दिन पहले तुम जाओगे ना, तुम मार्क्स के बारे में सोचोगे, तुम सिर्फ ऐसा सोचो कि मेरा हो गया ऐसा, सिर्फ रिवाइज करो एंड बी कॉन्फिडेंट कि ऐसा समय आया तो मैं करूँगा। तो ऐसा हिलना नहीं है, चलेगा, पैनिक नहीं हो, जस्ट स्पेंड द लास्ट 2 days टू कूल ऑफ, कि रिवाइज करो, तो बैठो मस्त ऐसा, ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लो, बुक खोलो मत, टेक्स्ट बुक मत खोलो, फॉर्मूला शीट्स अपना जो छोटा नोट्स है वही पढ़ो धीरे धीरे, एंड एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद, बैठने के बाद तुम पहला क्वेश्चन देखो, सिर्फ कुछ ऐसा पैनिक मत, हड़बड़ाओ मत, पैनिक में बहुत होगा, पेपर छूटा है, बहुत कुछ गया है, स्टे कैलकुलेटेड, अपना अप्रोच हमेशा कैलकुलेटेड रखना। अभी मॉक टेस्ट भी हो गया, आगे एग्जाम है वो ज़्यादा कुछ बड़ा उसको इंपॉर्टेंस वगैरह मत दो, तुम्हारा ब्रेन डर जाएगा प्रेशर में, आगे तुम सिली मिस्टेक वगैरह कर दोगे, जस्ट थिंक ऑफ इट एज एन नॉर्मल सम, तुम्हें सम लिया, तुम्हें सॉल्व किया, ऐसे हो कि तुम फिर उतना कूल भी रहोगे एंड उतना इजीली तुम्हारा पेपर सॉल्व भी होगा, छूटेगा। क्योंकि देखो बताया जैसे कि हर किसी का नहीं होता, तो कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि 100% केमिस्ट्री अच्छी होगी, 100% फिजिक्स अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती है, कुछ ना कुछ टॉपिक्स वीक होते हैं, बट अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उस चीज को कवर अप कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल छोड़ देना है कि नहीं अपने से तो सबका छूटता है तो मेरा भी छूट गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास टाइम है, उसको कोशिश करो, जैसे ऋषा ने बताया 4 hours 2 hours में इसको स्लॉट डिवाइड करो, 2 hours में, मतलब इन शॉर्ट कि तुम कितने घंटे स्टडी कर रहे हो, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि तुम पुराने टॉपिक्स को, मतलब जो वीक पोर्शन है उसको कितना टाइम दे रहे हो और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कितना दे रहे हो, मतलब करंट तो चलना ही चलना चाहिए, जो तुमने पास्ट टॉपिक्स है तुम्हारे वो भी सेम डे, ऐसा नहीं कि नहीं एक दिन में पूरा पुराना वाला करूंगा फिर एक दिन में पूरा अभी वाला करूंगा, वो नहीं होना चाहिए। यस, कुछ और बुक्स और किए थे क्या आपने? बुक्स एक्चुअली इतना मटेरियल हो गया है अभी समय मार्केट में, या फिर इधर उधर, तुम्हारा टाइम पूरा उसमें चलेगा, उसमें मत जाओ, तुम कंसेप्ट करो, बुक्स तुम्हारे पास एक भी रही तो चलेगा, एनसीईआरटी सिर्फ वो कंसेप्ट क्लियर करो, एंड सर तुम्हें मॉड्यूल्स दिए ही रहेंगे एंड प्रैक्टिस को क्वेश्चन बैंक्स दिए रहेंगे, जस्ट मेक श्योर कि तुम कंसेप्ट क्लियर कर लो, एडिशनल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करके सिर्फ क्वेश्चन बैंक्स। और स्ट्रेस होता है क्या लास्ट में? स्ट्रेस आने ही वाला है, एंड वही तुम 10 hours अगर पढ़ रहे हो, 10 hours तुम्हारा अगर तुम बार बार पढ़ रहे हो तो आफ्टर अ पॉइंट तुम फ्रस्ट्रेट होने ही वाला है, जस्ट मेक श्योर कि तुम जो 10 hours में एंजॉय करो, एंजॉय मतलब कैसा, आफ्टर 2 hours यू टेक अ ब्रेक, तुम बाहर वॉक कर गया या फिर तुमने म्यूजिक सुनता था, म्यूजिक सुन लो, लेट लो थोड़ा 10 मिनट के लिए, आंखें बंद करके चेयर पे लीन बैक कर लो, फिर वापस से आके देन स्टडी फॉर द नेक्स्ट 2 hours। मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय द एंड ऑफ योर, जितना भी तुम्हारा सेल्फ स्टडी का लास्ट है, इफ दैट लीव्स यू फ्रस्ट्रेटेड, मतलब तुम्हें कुछ गलत करना है, कुछ अलग करना है, बिकॉज अगर तुम ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो तुम्हारा बाद में ब्लैंक भी हो सकते पेपर में, तुम्हारा ऐसा हर एक का ऐसा एक गो टू प्लेस रहता है, मैं म्यूजिक सुनता था आफ्टर एवरी 2 hours, अगर बोर हो गया तो जस्ट, एंड तुम्हारा सेल्फ स्टडी खत्म होने के बाद फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, वापस से तुम्हें यार ये कॉपी अच्छे से छोड़ दो सब, बाहर घूम के आओ, थोड़ा खेल के आओ, वापस आने के बाद नेक्स्ट डे देखो कि तुम्हारा ये हुआ है, ऐसा ऐसा, मेक श्योर दैट यू आर एंजॉयिंग। प्रेशर तो देखो आता ही है, ये तो नेचुरल है, इसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे नॉर्मल स्कूल डेज में तो एग्जाम में प्रेशर होता था, नहीं होता था क्या? होता था, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम है, तो प्रेशर तो ऑब्वियस है, बस ये स्किल ये होती है कि किस तरह से तुम उसको हैंडल करते हो, और हैंडल करने का भी सिंपल सा तरीका है, कोई कितनी भी स्ट्रैटेजी बता कर जाए, ईशान अपनी पूरे सारा एक्सपीरियंस तो तुम्हारे साथ शेयर कर देगी, तो पॉसिबल नहीं है इतने शॉर्ट टाइम में, लेकिन अगर पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर देना, लेकिन अल्टीमेटली तुमने एफर्ट नहीं लिया अगर, तो जो हमेशा हम बताते हैं कि एक कॉमन फीचर होता है सबके अंदर, वो है एफर्ट। अगर तुम एफर्ट ले रहे हो तो तुम्हारी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप होती जाएगी, हर किसी की अपनी होती है, ठीक है?
अब ईशान को गाने अच्छे लगते थे, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ गाने वर्ड पिक कर लिया, अब तो मैं बोलूंगा कि दैट अब तो मेरे गाने सुनते हैं, ईशान गाने सुनता था। पॉइंट इज दैट कि रिलैक्स होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये इसका एक मैसेज था कि पूरे दिन में पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपको 8, 10, 12 आवर्स तक पढ़ाई करनी होती है। बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे तो 12 आवर्स 14 आवर्स भी लोगों ने पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। तो 12 आवर्स 14 आवर्स इज नॉट अ जोक, है ना। उतनी देर तक बैठ करके पढ़ाई करना, और भी वन स्ट्रेच में नहीं हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा ब्रेक लेने के लिए चलो 2 आवर्स 3 आवर्स की पढ़ाई कर लिया, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना है, क्योंकि माइंड एकदम सैचुरेट हो जाता है। तो हर किसी का अपना अपना एक पर्सनल हॉबी होती है, एक पर्सनल होता है जहां पे हम रिलैक्स फील करते हैं। सोना है 10 मिनट, तो ये नहीं कि 10 मिनट बोला है जाके 2 घंटे सो कर रहा है, कि हर 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद 2 घंटे का स्लीप लेना है, फिर उसको पावर नैप बोल रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। इसे थोड़ा सा एक तुम्हारे पास स्ट्रेस को रिलीज करने का यही तरीका होता है कि हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज, हर किसी की हॉबी होती है, हर किसी का नेचुरली होता है कि क्या उसको अच्छा लगता है, तो वो काम कर लो। ज्यादा स्ट्रेस मत लो। बहुत मेरे दोस्त भी ऐसे ही, यार क्या होगा लास्ट में स्ट्रेस की वजह से ही मार्क्स कम आते हैं। स्ट्रेस मत लो, तुम अभी जस्ट स्टे कैलकुलेटेड कि तुम्हारा चैप्टर 11 में हो गया, उसका तुमने शॉर्ट नोट्स कर दिया, यू हैव डन द मोस्ट दैट यू कुड डू, तुम्हारा 100% एफर्ट चला गया उस चैप्टर में, मतलब तुम्हें आ ही जाएगा। अगर तुमने 100% एफर्ट डाला है आ ही जाएगा, फिर ज्यादा स्ट्रेस लो ही मत हो चैप्टर, मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे धीरे धीरे तुम्हारे फॉर्मूला शीट्स तुम्हारे सामने रहेंगे, चैप्टर के समरीज तुम्हारे सामने रहेंगे, जस्ट गो थ्रू दैट डेली एंड पेपर, गो थ्रू दैट डेली एंड पेपर, नॉर्मल पेपर, ज्यादा स्ट्रेस मत, क्योंकि वो तो करना ही नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ज्यादा स्ट्रेस लिया तो जो तुम कर रहे हो वो भी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हमेशा स्ट्रेस होगा, अवॉइड नहीं कर सकते तुम, है ना, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कैलकुलेटेड रह सकते हो कि इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस को हैम्पर नहीं करे। उसका एक ही तरीका मैंने बताया कि अपना काम कर लिया, जैसे मुझे अगर मेरा कोई चैप्टर वीक है तो चैप्टर पे काम किया मैंने, उस पर एफर्ट लिया, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी तो सोचो ना। मैंने उस टॉपिक पे टाइम दिया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, फॉर्मूला बुक बनाया, रिवाइज किया, दैट्स इट। अब समझो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट अच्छा होना ही होना है, इट इज डेस्टिनी। अब उससे ज्यादा लोग नहीं है, पता नहीं क्या आया या कौन सा क्वेश्चन आया। और मटेरियल की जो बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फालतू को बहुत सारे लोगों ने कुछ भी पढ़ा है, और बिकॉज ऑफ दैट डिस्ट्रैक्शंस, मैं बता रहा हूँ, ये समझ में नहीं आता अपने को कि हमें लगता है कि हम तो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स फॉलो कर रहे हैं, बहुत मटेरियल, क्योंकि मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए तुम खुद देखो कि वो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल बायो, तो बायो का एनसीईआरटी आने वाला है, तो बायो की एनसीईआरटी में जो चीज है उस टॉपिक के बारे में तुम्हें सब पता है क्या? बस अब तुम्हें उसमें पीएचडी तो करनी नहीं है, क्योंकि बुक वाले तुम्हें पीएचडी करवा देंगे। तुम्हें मजा भी आएगा, यार कितना ज्यादा दिया हुआ है, बहुत पढ़ रहा हूं मैं। तुम्हें हो सकता है कि तुम क्वेश्चंस पूछो, तुम्हारे फ्रेंड को ना आता हो, तुम्हें आएगा, तुम प्राउड फील करोगे, नहीं मेरे को आता है, उसको नहीं आता। लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बताऊं, क्योंकि जितना ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ोगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और एग्जाम में जाके कंफ्यूज होगे, ऑप्शंस में कंफ्यूजन होकर के कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग करके आओगे। तो वो अपने नोट्स पे स्टिक करो, बुक्स पे स्टिक करो, जैसे बताया। यस, और कुछ? हाँ, तो सिलिबस का एक ही सॉल्यूशन था, मैं बहुत करता था, प्रैक्टिस ही है उसका। एंड सिलिबस का ऐसा है, कैलकुलस मैं सिर्फ बहुत जंप करता था, स्किप कर देता था, लाइक मन में कैलकुलेशन करके नीचे डायरेक्ट किया सर। फिर तो उसमें बेसिकली एवरी स्टेप का जो सपोज साइड का कॉस्ट करना रहेगा, तुम क्वेश्चन अंडरलाइन करो एंड हर एक ऑप्शन का देख लो, जस्ट देख लो, फिर सॉल्व करते टाइम पूरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टेप्स का जो फाइनल आंसर है 17 into ऐसा इज इक्वल टू का एक नंबर लिख दो उसका। फिर नीचे आने के बाद क्वेश्चन को हमेशा रिलेट कर दो कि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, फाइनल स्टेप था वो, मैं फाइनल स्टेप नहीं किया, वो सेकेंड लास्ट स्टेप में मैंने टिक कर दिया, फाइनल स्टेप जो सेकंड कॉस्ट में करना था वो नहीं किया। क्वेश्चन करते रहो एंड मेक श्योर यू गोइंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस ही करो, वो ज्यादा नहीं है उसका, प्रैक्टिस से जस्ट मेक श्योर कि तुम क्वेश्चन से रिलेट करो।
सिली मिस्टेक्स देखो कुछ ऐसी चीज नहीं है जो एबनॉर्मल है, क्वाइट नॉर्मल है, ये हर किसी के साथ होता है। कौन सिली मिस्टेक नहीं करता? मुझे कोई ऐसा बता दे मैं सिली मिस्टेक नहीं करता कभी। सिली मिस्टेक ये ह्यूमन टेंडेंसी एक्चुअली, हमारा ब्रेन बना ही ऐसा है। और कब होता है क्वेश्चन ये है, मैंने फिर से बोला ना, कोई कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी पढ़ लो, तो हो सकता है कि क्लास में जाके ऐसी चीज मिस्टेक करते हो जो तुम्हें आती है। और मैंने तो देखा है लास्ट 3 ईयर से, मैं देख रहा हूँ लोगों के साथ एक्सपीरियंस करके। ईशान ने भी किया और किया, और वो ऐसा किया हुआ है कि ठीक है अब क्या बोलो उसको। इसके पहले पार्थ ने भी वो की हुई थी चीज, तो हर कोई करता है, राज ने भी की हुई है, तो हर कोई सिली मिस्टेक करता है। तो ये देखो, अब तो मैं मान चुका से रूल है ना, टॉपर वाले करके ही आएंगे, वो गड्ढा खोद के ही आते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि वो गड्ढे के बाहर ही रहते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल, अगर तुम मान लो एवरेज तुम्हारा 550 के आसपास स्कोर करने की कैपेसिटी है, अब तुमने सिली मिस्टेक कर दिया है, तो फिर तो वापस उठ नहीं पाओगे, इसका बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब तुम 690, 700, 705 ला रहे हो, एक सिली मिस्टेक कर दोगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि सिली मिस्टेक को मिनिमाइज कैसे करें। तो जैसा बताया प्रैक्टिस, तुम्हें पता चल गया कि सर मैं ओवरलुक करता हूँ, फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ, जैसे कि नहीं तुम लोग स्टेप मिस मत करो, पहले डिटेल में करो क्वेश्चन, क्योंकि अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी है ना, तो तुम सिली मिस्टेक करोगे। अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो तुम क्लास में जा करके फाइनल टेस्ट पेपर में तुम स्किप कर सकते हो। तुम हो सकता है इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हो तुम्हारी कि तुम क्वेश्चन देखते ही तुम्हें ऑप्शंस पता चलते हैं, वो मन में, ऐसे बोलो ना, मन में कैलकुलेशंस होते हैं, वो होते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे ना तो कैलकुलेशन हमारे मन में होने लगता है। जैसे बचपन में 3+2 करने के लिए लाइंस ऐसे ड्रॉ करवाते थे, याद है? लेकिन अब 3+2 तुम कभी ऐसे करते हो क्या? क्योंकि 3+2 इतनी बार किया कि माइंड में सब कुछ चल रहा होता है। कभी तुम 3+2 कभी लिख के किया है तुमने? तुम्हें याद है? नहीं किया होगा, बचपन में किया था, वो हमारे बिगिनिंग था। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करो, डिटेल में करो, फॉर्मूला लिखो, समझ में आ रही? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है कि सब कुछ पढ़ करके भी सिलेक्शन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुमने सब कम ही किया, लेकिन 100% अच्छे से किया, ठीक है। 2 चैप्टर नहीं किया मैंने, बट लेकिन मैंने बाकी चैप्टर्स किए, वो मैंने 100% अच्छे से किए, मुझे कॉन्फिडेंस है उसमें। जल्दी में मत जाओ, गिव ईच क्वेश्चन, कैलकुलेट एकदम अच्छे से, रिलैक्स देखो, क्योंकि मैं बहुत बार 3+2 6 कर गया, तुमने भी किया है 3×2 कर गया, तुम देखो कि वो 3+ है, दिमाग उतना स्टेबल रखोगे कि प्लस देख रहे हो, पैनिक मत हो, जल्दी में भी मत जाओ। सिर्फ 2 ही रीजंस हो सकते हैं इसके, पैनिक और जल्दी। मेरे को जल्दी सम सॉल्व करना था, 3×2 6 करना है, जल्दी नहीं है तुम्हें, पैनिक भी नहीं करना है, कैलकुलेटेडली धीरे 3+2 5 तक है। तो ऑर्गेनिक में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सी रिएक्शन कौन से रिएक्शन से, मतलब ऐसा रहता है, तो आप कैसे समराइज करते हो? बेसिकली अगर ऑर्गेनिक में तुम्हें डर लग रहा है कि यार इतना सारा रिएक्शन है, डर नहीं लगता है, पर वो इजी रहता है ऑर्गेनिक में, तो भी ऐसे कंफ्यूजन होता है। हाँ कि कौन से रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है, कंफ्यूज 2 रिएक्शन में प्रोडक्ट कंफ्यूज। बेसिकली घर पे आके तुम एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में किनके 6 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन उनमें से ही आता है, तुम्हें बाकी सारे रिएक्शन तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर हो तो एनसीईआरटी के रिएक्शंस तुम परफेक्टली रट लो, फिर उसके लिए एनसीईआरटी रिएक्शंस क्लियर करने के लिए तुम कंसेप्ट आजू-बाजू में देख लो, मेक श्योर कि तुम्हारा एनसीईआरटी का फिक्स है। और ऐसे कुछ रिएक्शंस है जो तुम्हें पता चल रहा है कि रिएक्शन में बार-बार रॉन्ग होता है, सो राइट इट विद अ डिफरेंट कलर, कि यार तुम्हें प्रोडक्ट भी ऐसे याद रहेगा कि प्रोडक्ट रेड कलर का, मतलब ये रेड रिएक्शन। सो use a color for which use colors to differentiate between 2 things in which you are confused. 2 रिएक्शन के लिए तुम प्रोडक्ट्स अरेंज कर रहे हो, रिएक्शन रेड में लिख दो, एक रिएक्शन ब्लू में लिख दो, तुम्हें वैसे याद तो कैची होता है। जब नोट्स रिवाइज करो, ओपन करोगे तो तुम्हें दिखता है वो कलर, तो इसलिए हमेशा दिखते हैं। जैसे डायग्राम बनाते हो तो लोग पेंसिल से बनाने की आदत है, पेंसिल से जब आप कलरफुल करते हो, ब्लू ब्लैक रेड कुछ भी करो, तो कलर से क्या अपीलिंग होता है वो। जब आप नोट्स ओपन करते हो तो फिर वो इमीडिएटली क्या होता है, तुम्हें दिखता है वो, तो याद भी रहता है, मेमोरी इसको स्टोर कर देती है। एंड इन जनरल ऑर्गेनिक का ज्यादा टेंशन मत लो, बस मेक श्योर कि एनसीईआरटी में जो भी रिएक्शन है वो तुम्हारा परफेक्ट क्लियर है, तुम्हारे पास फिक्स हो जाए। अभी तुम्हारे पास टाइम है, यू कैन एक्सपेरिमेंट, तुम ट्राई करो, ऐसा मेक श्योर फाइंड एन अप्रोच कि जिससे तुम्हारा पेपर नहीं छूट रहा है एंड मिस्टेक्स में डिफॉल्ट ऑर्डर सबका बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स है। मैंने बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स से ट्राई किया था, मेरे फिजिक्स में सिली मिस्टेक हो जाता,
एंड मैंने ऑब्जर्व किया था कि मेरा बायो 20 to 30 मिनट्स में खत्म होता था, मैक्सिमम 30 मिनट्स में मेरा बायो खत्म होता था। सो मैंने इन्वर्ट कर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किया। फिजिक्स में मेरा फ्रेश माइंड था, सिली मिस्टेक्स नहीं हो रहे थे, सो फिजिक्स मेरा अच्छे से हो गया था। केमिस्ट्री मिडल में एक्टेड एज अ मिडल मैन, एंड बायो मुझे पता है मैं बायो में मेरा टाइम कवर कर सकता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री कभी मुझे अगर एक घंटा लग गया, बायो में एक या फिर 1 hour 15 minutes, 1 hour 15 minutes, मेरा 2 hours 30 minutes खत्म हो गया। बट मुझे पता है कि मैं बायो में मेरा स्पीड कवर कर सकता हूँ, बायो मेरा आधे घंटे में हो रहा है, 20 to 30 मिनट्स में हो रहा है, इसलिए मैंने बायो लास्ट में रखा। और लास्ट में ऐसा सब्जेक्ट रखो जिसमें तुम पता है कि तुम टाइम कवर कर सकते हो। कई लोगों के लिए केमिस्ट्री बहुत ईजी जाता है, तो केमिस्ट्री लास्ट में रख सकते हो। ऐसा अप्रोच रखो कि फिजिक्स मतलब तुम्हारा सिली मिस्टेक्स नहीं होता एंड पेपर छोड़ो। देखो ये हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, किसका सब्जेक्ट कैसा है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, वो डिपेंड करता है। जैसे बोला इसमें कि तुम्हारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसके बाद इस सब्जेक्ट में तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये सब्जेक्ट में मैं कर सकता हूँ, तो डिपेंड करता है। बट एक जनरल बात करें तो शायद फिजिक्स को पहले रखने से एक बेनिफिट होता है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है, रिलैक्स होते हैं, फ्रेश माइंड होते हो। बिकॉज तुम बायो सॉल्व कर लिया पहले, गलती से बायो में अगर तुम्हें 45 मिनट से 1 घंटा लगता है, तुम्हारे दिमाग में प्रेशर बिल्डअप हो गया यार, फिजिक्स बचा है, तो केमिस्ट्री में मिस्टेक्स होती है, वो प्रेशर है। इसलिए फिजिक्स इज लाइक फिजिक्स एक हर्डल क्रॉस कर ली तो तुम्हें पता है यार अभी स्ट्रेट रहना, स्मूथ हो गया, वो टर्न्स खत्म हो गया। सो तुम रिलैक्स्ड माइंड में आके तुम्हारे मिस्टेक्स भी याद नहीं। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे बताया कि तुम ट्राई करो, कभी फिजिक्स करके देखो, कभी केमिस्ट्री करके देखो, कभी बायो, तुम्हें क्या सूट करता है, कितना टाइम कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पता है ईशान को कि 30 मिनट्स मेरे को लगते थे बायों में, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि देखो ये भी अब है कि अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया बायो का, क्योंकि जनरली क्या है हम जब पेपर बनाते हैं तो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हो जाती है, तो अगर डिफिकल्ट है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते नहीं 30 मिनट्स नहीं करना है, हो सकता है तुम्हें 45-50 मिनट्स लग जाए, तो तुम जज नहीं कर सकते, लेकिन यस प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली जो एनडीए पेपर बनाने वाला है वैसा पेपर कोई नहीं बना सकता, सिर्फ एनडीए ही बना सकती है। एंड नोबडी नोज कि नेक्स्ट ईयर क्या आने वाला है, क्योंकि हम सब्जेक्ट को प्रिपरेशन में दे सकते हैं, तो स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है स्पॉन्टेनिटी। तुम्हारे ऐसा पेपर में होगा कि तुम एक्जैक्टली जो तुम्हारा अप्रोच है वो फॉलो नहीं कर रहे हो, कभी बाय चांस तुम्हें फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, सो तुम बायो आगे लेना पड़ेगा, तुम्हें केमिस्ट्री बाद में करनी है। सो स्पॉन्टेनिटी उतना रखो, उतना फर्म माइंड से मत चलो कि मुझे एक ही ऑर्डर करना है, क्योंकि मेरा ये यूनिट में हुआ था, क्योंकि हमारे सेक्शन ए सेक्शन बी 2 सेक्शंस, सो फिजिक्स के सेक्शन ए में मुझे 1 घंटा लग गया, सेक्शन बी बच गया, सो आई डिसाइडेड सेक्शन बी में बाद में करूँगा। सबसे पहले मेरा ये जो मेजॉरिटी बल्क है, जो मुझे इजीली क्वेश्चन पता है, मुझे पता नहीं सेक्शन बी के में कैसे क्वेश्चन होते, मुझे जो मेरे इजी क्वेश्चंस है, जो मेरे मार्क्स कंफर्म हो सकता है, मैं वो करूँगा। सो देन आई सॉल्व केमिस्ट्री बायो, फिर बाद में मैंने फिजिक्स का सेक्शन बी किया। तो स्पॉन्टेनिटी उतना रखो तुम कि पेपर तुम अपने हिसाब से सॉल्व करो, ऐसा नहीं है कि पेपर के हिसाब से तुम ऐसा कुछ भी कर रहे हो, आप जो तुम्हें एट दैट मोमेंट तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है उसमें चलो। कुछ और सेम वही बायो का एक ही ट्रिक बोलूँगा मैं आज आगे। एक कलर स्कीम है तुम्हारा, तुम लिखते टाइम वो एक एग्जांपल रेड में लिखो, एग्जांपल ये मतलब ये डैश एक ब्लू में रखो, तो वैसे एसोसिएशन में तुम्हारे पेज को जमा तो ऐसे बनता है। या फिर डू दिस एक्रोनिम्स थिंक टेस्टोडो इज टॉर्टोइस एंड शेलोन इज टॉर्टोइस, सो CTU याद रखो एंड TTO याद रखो, TTO CTU ऐसा तुम कुछ भी करके ऐसे छोटे छोटे वर्ड से तुम बायो याद रख सकते। बायो का एक्चुअली एक ही है, वो मैं तुम्हें वही बोलूँगा, अब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स, दैट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू। कलर स्कीम, अब्रीविएशन, एक्रोनिम्स। तो फिजिक्स सॉल्व करते करते अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया और वो सॉल्व कर गया तो फिर ऐसा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। रिग्रेट होता है यार इतना टाइम इस पे दे दिया, आगे क्या करें, ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर आगे से नेक्स्ट हुआ है सब हुआ है, बट इतना भी हवा में नहीं रहना। वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन सॉल्व करो,
सेम तुम्हारा पेपर पेपर ऐसा ट्रीट मत करो, हर एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन जैसा ट्रीट करो। जैसा वो हार्ड क्वेश्चन को अप्रोच था, सेम अप्रोच दूसरे क्वेश्चन को भी रखो। दूसरे क्वेश्चन में यार ये हार्ड वाला कर दिया, चलो इधर एक दो स्टेप स्किप करके ये लगे आंसर आ जाता है। वैसा मत रखो, ट्रीट एवरी क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन जैसे ट्रीट करो। हर एक क्वेश्चन को सेम ट्रीटमेंट दो, ऐसा सिंपल वाले को सिंपल समझ के छोड़ो। सेम ये ट्रीट करो, सेम फिर हर एक राइट आंसर। अगर डिफरेंट ट्रीट करोगे तो हर एक का डिफरेंट आंसर आ सकता है, एक राइट है एक रॉन्ग। हर एक को सेम ट्रीटमेंट देके हर एक का करेक्ट आंसर। जैसे हार्ड क्वेश्चन का अप्रोच था, अंडरलाइन किया हर एक वर्ड, फिर उसके बाद स्टेप्स वैसे फॉलो किए, सेम हर एक क्वेश्चन। ठीक है, एक और मेरी तरफ से कि फोन का क्या रोल है स्मार्टफोन? वो रहेगा, सब लोग बोलेंगे कि हमें रिट्रीट लगता है थोड़ा रिलैक्स करने को, ऐसा ऐसा। मैं 11th तक इंस्टाग्राम पर था, फिर 12th में मैंने अकाउंट था मेरा, 12th में मैंने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया था, बिकॉज उधर मेरा यूजलेस टाइम जाता है और टाइम किल हो रहा है। बेसिकली तुम्हें टाइम अभी इंपॉर्टेंट है, तुम टाइम किल मत करो, तो नहीं फर्क पड़ता एक दो चैट में। सो पढ़ता भी होगा तो चैट अपनी इसमें फोकस करते हैं। फिर मैं बेसिकली मेरा टाइम पास जो होता था वो यूट्यूब पे होता था। सब मैं यूट्यूब पे मेरा यूके चैनल्स थे साइड में, वहाँ पे सारे उन पे मैं टाइम पास करता था। मेक श्योर कि तुम बेसिकली ऐसा करो कि तुम्हें करना ही है ऐसा, तो पढ़ाई उतना करो, फिर उतना रिलैक्स करो, फिर उसका मजा आएगा तुम्हें। जितना तुम एफर्ट दोगे उतना उसका रिकॉर्ड का तुम रीड कर पाओगे। बेसिकली तुम बंद ही कर दो इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया बंद कर दो तो यूट्यूब में अगर तुम्हें एक दो वीडियो देखना है, सपोज 10 मिनट्स का तुम्हारा एक वीडियो है, तो तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर ने अपलोड किया, सो मेक श्योर कि तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, फिर बाद में वो 10 मिनट का वीडियो तुम अच्छे से एंजॉय कर पाओ, उतना पढ़ो फिर वो रिकॉर्ड। ऐसा है, मतलब कि ये उल्टा हो जाता है ना, कंट्रोल किसके पास है? ये कंट्रोल तो सेल्फ कंट्रोल के पास नहीं है, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बेटर है कि कंट्रोल ही क्यों करना। तो अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते चीज़ों को, तो हमें क्यों उस चीज़ पे इंतजार करना? ये कुछ वैसी बात हो जाती है थोड़ी। तो ये बहुत ही मुश्किल है। और एक इस 4 आवर्स की स्टडी, उसके बाद 10 मिनट्स की वीडियो, मतलब ये सब लोग नहीं कर सकते। मतलब ईशान इसलिए क्योंकि वो पता ना, जैसे स्टार्टिंग से फोकस हमें क्या करना, मतलब पता है कि नहीं मेरे को पढ़ाई करनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ पढ़ाई करता हुआ मिलेगा तुम्हें। लेकिन तुम्हारा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम बाकी में मिलोगे और सिर्फ कुछ ही देर पढ़ते हुए मिलते हो, तो वो प्रॉब्लम है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो हर एक चीज अच्छी है, लाइफ में कोई बुरी नहीं है। फ्रेंडशिप अच्छी है, फोन्स अच्छे हैं, घूमना फिरना, यूट्यूब वीडियो सब कुछ बढ़िया है, बट क्या तुम उतना मैनेज कर सकते हो? क्वेश्चन ये है। तो खुद से करके देखो, क्योंकि ऑलरेडी तो अभी फ्रेश तो है नहीं। 10th के बाद इमीडिएटली होते तो हम तुम्हें बोलते कि नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी होता है, तुमने ट्राई नहीं किया तो सर मैं ट्राई करके देखूंगा अपने साथ, एक्सपेरिमेंट करूंगा अपने साथ। बट ऑलरेडी तुमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, और एक्सपेरिमेंट करके देखने में उसका फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, तो यू नो बेटर। जो तुमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो टाइम दिया है स्मार्टफोन पे, वो और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 99% लोगों का नुकसान हुआ है। तो जिस चीज से ज्यादा नुकसान हो रहा है उसको अवॉइड किया जाए पूरी तरह से। मेरा अप्रोच सेम है, मतलब एवरीथिंग इज गुड विद इन अ लिमिट। जैसे ही तुम्हारा वो लिमिट क्रॉस हो कि तुम्हें समझ रहा है कि यार इसमें मेरा टाइम जा रहा है, लिमिट क्रॉस हो रहा है, कट इट ऑफ। इंस्टाग्राम मैंने सीन किया था, मैंने 10th में इंस्टाग्राम यूज करके बोर्ड्स किए, मैं फुल हवा में था यार क्या है इंस्टाग्राम, क्या है, मैं नीड भी ऐसे ही दे दूंगा, बट मेरा इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा टाइम चला। सो इफ एनीथिंग गोज बियॉन्ड द लिमिट फॉर यू, कट इट ऑफ। मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, और ऐसा नहीं पहले 2 दिन बुरा लगेगा यार क्या करना है क्या करना है क्या करना है, बाय द 3rd डे पे तुम फ्लुएंट हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में ऐसे ही लगेगा क्या करना है क्या करना है क्या करना है। लिमिट के अक्रॉस अगर कुछ भी आ रहा है, सपोज तुम्हारा यूट्यूब भी या फिर फोन यूजेज ही तुम्हारा बहुत लिमिट के बाद जा रहा है, फोन कट ऑफ कर दो। पहले 2 दिन ऐसा लगेगा क्या करने का विदाउट फोन का, लाइफ पर्पस से चलेगा जैसा। तीसरे दिन पे तुम ट्रैक पे आ जाओगे। ये बहुत देखिए, ये एक्सपीरियंस करने के लिए जो फिर वो लेवल पे डेडिकेशन भी चाहिए होता है, वो भी थोड़ा मुश्किल है। और कुछ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जाम देने में भी मतलब काफ़ी डिफरेंस मुझे फील हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। तो फर्स्ट तो हमारा डायनामिक्स का पेपर, तो उसमें 45 क्वेश्चन थे। फर्स्ट मतलब मैंने पूरा पेपर नहीं देखा, फर्स्ट पे मैंने सॉल्व किया तो आई गॉट ऑल राइट। देन आई फ्लिप द पेज, मैंने देखा कि बाप रे इतने बच्चे टाइम भी था
सुना ठीक है ऑलमोस्ट सारे गलत हो गए जबकि आना था और फर्स्ट में मैंने बहुत क्वेश्चन कर दिए थे इट्स द इजी टॉपिक वो क्वेश्चन ऐसा भी नहीं प्रैक्टिस नहीं कैसे आंसर करें ऑनलाइन मुझे चल ही रहा था पर ऑफलाइन में थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज प्लस अनोइंगली गलत हो गए तो उसके लिए क्या करना सबसे बड़ी गलती यही थी यार इतने सारे बच्चे हर एक क्वेश्चन को तुम देखो ना भले ही 50 बच्चे हो या 5 बच्चे हो तुम एक क्वेश्चन करो वो पेज का तुम फर्स्ट क्वेश्चन करो ट्रीट एवरी क्वेश्चन लाइक इट आंसर तुम्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन तुम अच्छे से तुम क्योंकि आगे का अगर अभी पेपर पलट के देखिए यार इतना बचा है तो इधर तुम ज्यादा टाइम दे रहे हो तो तुम्हें प्रेशर आ रहा है यार आगे टाइम नहीं कम टाइम दे रहे हो तो तुम्हें प्रेशर आ रहा है इधर से मिस्टेक तो नहीं कर दिया सो बेसिकली यू हैव रिमाइंडेड प्रेशर ऑन योरसेल्फ सो सिर्फ ट्रीट एवरी क्वेश्चन लाइक इटसेल्फ पेज पलटा है बचा है रहने दो मेक श्योर कि तुम्हारा हर एक क्वेश्चन राइट आ रहा है अभी करंटली फोकस ऑन योर एक्यूरेसी एक क्वेश्चन में पढ़ा डू इट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नीचे देखो हाँ अगर तुम्हारा लास्ट तक ऐसा पैनिक का तुम्हारा लेवल डाउन हो गया देन यू कैन सी यार ये सब बचा है सो देन यू कैन यार ये क्वेश्चन में मुझे 2 मिनट्स देना है इफ आई स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स ऑन इट आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन और इसको बाद में वैसा अप्रोच फिजिक्स में तुम्हारा बाद में डेवलप होगा कि इफ यू आर स्पेंडिंग मोर देन सपोज तुमने 1 मिनट स्पेंड कर दिया और फिर भी तुम्हारा मोर देन हाफ स्टेप बचा है स्टेप करने में तुम्हें पता चल रहा है यार ये आधा सम सॉल्व करना बचा है सो लीव दैट देयर आगे जाओ फिर बाद में कम बैक टू दैट ऐसा तुम स्पेसिफिकली खुद के लिए डिसाइड कर लो एंड ये एक्सपेरिमेंट तुम प्रैक्टिस में कर लो और ऑनलाइन ऑफलाइन करना हाँ ये समझा कैसे क्या समझा एक क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन को नहीं देखना एक क्वेश्चन को देखना एक्टिविटी करना एक्यूरेसी पे ध्यान देना और अगर फिर बाद में अगर तुम्हारा पैनिक नहीं हो तो समझा कि कम हो सो सारे क्वेश्चंस देखने के बाद यू विल तुम्हें अंदाजा आ जाएगा कि कितना टाइम स्पेंड करना है सो यू कैन मूव ऑन अकॉर्डिंग टू दैट तो ऑनलाइन में अभी ऑनलाइन तो तुम्हारा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा सो ऑनलाइन अभी थिंक ऑफ द पास्ट कर दो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन सेम एक्चुअली ऑनलाइन का डिसएडवांटेज ऐसा यू कांट अंडरलाइन द क्वेश्चन कभी कभी उधर 520 दिया तो नीचे 52 हो गया सो वैसा बहुत बार हुआ है स्टिक टू ऑफलाइन बेसिकली सब ऑफलाइन है सेम अप्रोच रखना हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली ऑनलाइन का क्या हुआ ना ऑनलाइन प्रॉब्लम हुई कि पहले स्टार्टिंग में ऑनलाइन ही था तो प्रैक्टिस नहीं हुई थी ऑफलाइन तो इनके लिए फॉर टोटली न्यू उस इन्वायरमेंट जो क्लास में आकर घर पे कंफर्ट जोन में होते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक डिफरेंट है बट ठीक है विद टाइम ये हो जाएगा ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा देखो ये तुम्हारी जो जनरेशन है मतलब तुम्हारा जो एक बैच है उसके साथ में ज्यादा प्रॉब्लम होगी और तुम्हारी जो सीनियर बैच मतलब जो 12th में अभी है 12th वाले उनके साथ तो कमाड़ा ही हुआ है उनका तो पता नहीं क्या होगा क्यों है ना तो इनका जो बैच है क्योंकि तुम लोग का तो चलो स्टार्ट भी हो गया जो अभी 11th में उनका तो जल्दी स्टार्ट हो गया बट लेकिन जो 12th वाले उनका 1.5 ईयर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के चक्कर में उनका बहुत डैमेज हो चुका है ऑलरेडी उनमें से बहुत ही कम होंगे जो अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे मैं बताता हूँ ऐसा नहीं कि टैलेंटेड नहीं है तुम्हारे 12th के बैच में बहुत अच्छे टैलेंट है बहुत सिंसियर भी है लेकिन वो जो माइंडसेट है 1.5 ईयर में जो उनको मिला है जो उन्होंने इनटेक लिया है उसका साइड इफेक्ट देखेगा बट अभी 11th में है तो हमारे पास कोई इशू नहीं है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो हो रहा है एटलीस्ट अभी समझा अच्छा हुआ जब तुम ऑफलाइन आते वो तुम्हारा कवर कर सकते एंड ऊपर से वो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर मुझे भी बहुत सारा है 12th तक समझ सो वही फॉर्मूला थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूला ही वैसे हो 12th में वही होगा 12th में अभी कंफ्यूजन बना हुआ है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री का अलग से फॉर्मूला शीट बनाना थर्मोडायनामिक्स का फिजिक्स का अलग से बनाना एंड उतना में कंफ्यूज नहीं होना है और थर्मोडायनामिक्स के उतने लेवल पे पूछते भी नहीं यस हाँ कई बार मतलब एफर्ट करने के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं आते तो उसके लिए मेनली फिजिक्स तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो सेम एफर्ट तुम कैसा स्मार्ट वर्क करना है बहुत ऐसा रांटी हार्ड वर्क भी नहीं करना है बहुत लोग ने किया है बहुत लोग वैसे ही उसमें ही फ्रस्ट्रेट हो सो सेम अप्रोच तुम ऐसा देखना ये कंसेप्ट क्लियर है एंड तुम्हारे जो मॉड्यूल्स है सर ने दिए हुए या फिर जो तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो फॉर्मूला शीट बनाया मॉड्यूल्स क्वेश्चन सॉल्व करें उस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस मत करो
सिर्फ वो फॉर्मूला शीट पढ़ के ही करा, एंड फिर भी अगर मार्क्स नहीं आ रहे देन हैव पेशेंस। तुम फॉर्मूला शीट पढ़ के अगर बार-बार ये दे रहे हो, सो आफ्टर अ व्हाइल तुम्हारा ग्राफ ऊपर जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि तुम सिंसियरली करो। टाइम लगता है, देखो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छा सुना जैसे कि बायोलॉजी के लिए मेरा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन वो चीज़ बहुत, क्योंकि नीट वालों के लिए बायोलॉजी एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बोला जाएगा, तो उसके लिए जैसे बताया कि एनसीईआरटी जबकि लोगों को लगता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सुनो एटलीस्ट 8 टाइम्स, और इसके अकॉर्डिंग 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स के बाद वो समझ में आने लगती है, 6 टाइम के बाद स्टार्ट होती है समझना, मतलब 6 टाइम तक किया क्या, तो तुम सोचो नहीं मैं तो सिर्फ एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया, मैंने एनसीईआरटी कर लिया, मेरे मार्क्स आ जाने चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई। इतना इजी होता, सोच मेरे 2 पतली पतली बुक है ना, इतना बड़ा डिग्री तुम्हें मिलने वाला है, इतना बड़ा लेवल तुम्हें ऑल इंडिया लेवल पे तुम शाइन करने वाले हो, और 2 बुक इतनी इजीली पढ़ के हो जाए तो हर कोई बुक पढ़े ना। मेरे को तो कौन ऐसा जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ता, बोर्ड हर एक इंसान एनसीईआरटी करता है, लेकिन हर एक इंसान तो 360 नहीं करता ना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है, लेवल ऑफ डेडिकेशन अलग है, नंबर ऑफ जो रीडिंग है वो कम की जाती है, एक बार पढ़ने से नहीं होता। वैसे ही फिजिक्स तो उसके भी ऊपर चला जाता है, फिजिक्स तो 1-2 बार में तुम्हें समझ, अगर तुम्हारा फिजिक्स पहले से वीक है तो तुम्हें 1-2 बार में तो वैसे समझेगा ही नहीं। तो जस्ट कहते हैं हैव पेशेंस, फॉर्मूला बुक बनाया हुआ है, नोट्स को रिवाइज करो, मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर डिस्कस करो, ये इंपॉर्टेंट है। और वो काम नहीं करते तुम, है ना, क्वेश्चंस नहीं पूछते हो। क्वेश्चन देखो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि एक बार तुम लोगों को लगता है बायो जैसा, बायो पढ़ लिया तो क्वेश्चन तो मैं कर लेते हो, तो फिजिक्स भी मेरे को याद है तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद सेकंड लेवल पे आता है डाउट डिस्कशन। जब हम डाउट डिस्कस करते हैं तो उस डाउट्स के थ्रू तुम्हें पता चलता है कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है, कैसे सोचना होता है। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन जरूर है, फॉर्मूला भी याद है तो, लेकिन ये नहीं पता उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है। समझ में आएगा, ये आती है डाउट डिस्कशन से। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसको टेस्ट पेपर हो गया उसके बाद घर में जरूर एनालिसिस करो, और डाउट्स आते हैं पूछो, डिस्कस करो डाउट्स, ठीक है। क्यों बेसिकली जब तक तुम पूछोगे नहीं तब तक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो सर तुम्हें ऐसे माइंड रीड करके तुम्हें वो अभी एक्चुअली ये टाइम पे तुम जितना चूज सकते हो चूज करो टीचर्स, हर एक जो नहीं समझा वो पूछ लो, हर एक कंसेप्ट सीरियस थिंग्स अगर तुम्हें नहीं पूछा तुम्हें नहीं समझा वो पूछ लो, जितना तुम डेप्थ में ले सकते हो वो कंसेप्ट समझने के लिए। तुम अभी तुम्हारे ही से तुम्हारा सिलेबस है, तुम्हें जो नहीं पता है वो पूछ लो। अभी काइंड ऑफ तुम अभी टीचर के बारे में मत सोचो, तुम खुद सोचो फिर टीचर को आगे देखो, सर मुझे ये नहीं पता है, मुझे ये समझा। सिर्फ अभी इंट्रोस्पेक्ट करके तुम्हें जो नहीं पता ये प्लीज पूछो, क्योंकि यही 2 साल है, उसके बाद तुम्हें मजे ही मजे। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग क्या होता है ना, पैसिव हो। मैं बोलता हूँ कि टॉपर्स कोई बनाता नहीं है, टॉपर्स खुद बनते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा क्या होता है, बस वो चीज तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ मैं कि एक्स्ट्रा क्या होता है। सिर्फ उनके पास सिंसियरिटी होती है, हार्ड वर्किंग होती है। ये तुम्हारे पास डाउट भी हो तो बैठे हुए हो, गूगल सर्च कर रहे हो, 10 जगह पे इधर उधर जा रहे हो, मतलब वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर नहीं है, कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, अगर हम नहीं है तब तो समझ में आती बात है, तो कुछ भी करो यार, तुम गांव में रहते हो जहाँ पे कोई है नहीं है पढ़ाने वाला, तो देन इट्स ओके, आपके लिए है वो। लेकिन जब है तो फिर उस चीज को यूटिलाइज करो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी ही है। अल्टीमेटली लॉस भी तुम्हें ही होगा, हमें क्या लॉस होगा? हमें कोई लॉस नहीं होगा, हमें सिर्फ बुरा लगता है कि यार ये कर सकता था, इसका नहीं हुआ, तो सब ठीक है ना, वो कोई बात चला जाता है। लेकिन अल्टीमेटली लाइफ टाइम लॉस किसका होगा? तुम्हारा होगा। इसीलिए आज जो भी तुम 11th में 12th में डाउट्स को एज इट इज मत छोड़ो, उसको सॉल्व करो। नहीं आता है समझ में, अपॉइंटमेंट लो, क्लास पे आ जाओ, सॉल्व करो, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्व होनी चाहिए। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, फर्क नहीं पड़ता, जितना भी छोटा डाउट है फर्क नहीं पड़ता, सर को अभी पूछ लो, खुद टाइम वेस्ट मत करो यार, मैं इधर से लिखूंगा, इधर से लिखूंगा, फिर वो डाउट भी आधा अधूरा क्लियर रह गया, फिर बाद में 2 दिन बाद सेम डाउट है, भाई क्या पढ़ा था मुझे याद नहीं। तो इससे अच्छा कुछ भी हो सर को आगे बोल दो। मैं तो कुछ भी छोटा सा जुड़ा था, सर को आगे बोल देता था, तो मेरे दिमाग से वो टेंशन चले जाता था, अभी सर की जिम्मेदारी सब बैठ जाता था। सो इट इज एज इजी एज दैट। तुम तुम्हारा यू डू योर जॉब, पढ़ लो अच्छे से, एंड लेट सर डू हिज जॉब। तुम सर को आगे सब देखो, जैसे खुद के डाउट भी खुद सॉल्व कर रहे हो, खुद ऐसे ही खुद कर रहे हो, तो फिर टीचर की जरूरत नहीं।
देखो क्योंकि सब कुछ तो हमारे पास सही है ना। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि बुक्स से ज्यादा कोई सीखा सकता है क्या? बुक्स सारी जाओ तो लाइब्रेरी बना दो, फिजिक्स की केमिस्ट्री की लाइब्रेरी बना दो, सब कुछ उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो हमारा क्या यूज है? हमारा कोई रोल नहीं है। अगर हर तुम्हारे को अगर प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है। अगर तुम्हारे पास 10 साल टाइम होता ना कि नीट 10 साल प्रिपेयर करना है, 10 साल बाद नीट देना है, तो देन तुम्हारे पास कुछ भी करो, किसी की जरूरत नहीं किसी को, तो बुक से भी पढ़ लोगे, सारे लोग कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें उसी लिमिटेड टाइम में हार्डली तुम्हारे पास 22 मंथ्स होते हैं 10th के बाद और नीट से पहले। तो उतने टाइम में तुम्हें फिजिक्स भी पूरी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बायोलॉजी भी करनी है। यार उतने लिमिटेड टाइम में और बोर्ड एग्जाम भी देना होता है, कैसे पॉसिबल है कि तुम सब कुछ कर रहे हो और सब कुछ, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? मुझे तो नहीं समझ आता, कोई बता दो। हाँ, अगर तुम्हारे पास 24 आवर्स के 48 आवर्स होते हैं दिन में, तब तुम शायद सब कुछ करते हुए भी कर सकते हो। नहीं टाइम है, इसीलिए छोटे से भी करो, सो कुछ भी होता है उसको डिस्कस करो, फैकल्टी के साथ बात करो, क्लियर करो उसको। तुम्हारा काम है पीछे पढ़ना, ठीक है ना? टीचर्स पीछे पढ़ता है क्या? नहीं बेटा जब मैंने घर करता हूँ मैं तेरे पीछे पे चल रहा हूँ, तुम्हें पूछ प्लीज मेरे से पूछ, तुम जा रहे हो तुम्हारे को भी पकड़ने नहीं पूछ सकता हो। और ऐसा हो जाए कितना फनी हो जाएगा कि टीचर पकड़ रहा है, पकड़ करके बच्चे को बैठा लिया है, नहीं पूछ के ही जाएगा उसको। ऐसा नहीं होता भाई, कहीं नहीं होता ऐसा। तो इसीलिए डाउट्स पूछो। जब तुम लोग बोलते हो ना कि सर वो चैप्टर मेरा वीक है, उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि पहली चीज तो एफर्ट लोगे डाउट्स आएंगे, 100% एफर्ट नहीं लोगे डाउट नहीं आएगा, है ना? एफर्ट लोगे डाउट आएगा, तब तुम्हें परेशान करेगा वो डाउट। देन वो नेक्स्ट लेवल आता है कि फिर आप टीचर्स तक अप्रोच करते हो। अब पहला काम ही तुम नहीं करते हो, एफर्ट ही नहीं ले रहे, फिर बाकी बोल सकते हो तो कोई डाउट ही नहीं होता। तो स्टार्ट करो। मेक श्योर कि अभी तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारा सिलेबस होना चाहिए। कुछ मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, लास्ट के ये एक या 2 महीने में मैंने जितने भी गेम्स नहीं खेले सब अभी कंप्लीट कर दिए। नेटफ्लिक्स पूरा चार्ट किया मैंने खत्म कर दिया। तो यू कैन लिव द लाइफ यू वांट। अभी जो करना है तुम 2 दिन बाद विदाउट एनी एग्जाम के बाद तुम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन सब कर सकते हो। जस्ट अभी पढ़ाई करो। अगर अभी नहीं पढ़ाई करोगे तो बाद में फिर वापस से तुम फिर ड्रॉप होगा या फिर ऐसा कुछ होगा। सो तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे अच्छे से। सो अभी एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, फिर बाद में फुल ऑन। अगर वो हर किसी की तुम्हें लगता होगा कि बहुत इजीली कर लिया ईशान ने या किसी भी टॉपर ने, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर किसी का अपना एक जर्नी होती है और स्ट्रगल होता है लाइफ में। हर किसी का होता है जो सोचता है कि नहीं, देखो हो सकता है तो बहुत अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हो तुम्हें से बहुत लोग कि नहीं मैं तो नहीं किया अब तक, अब कैसे करूँगा ये टॉपर है वो। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर एफर्ट ले रहे हो, सिंसियर एफर्ट ले रहे हो, तो डेफिनेटली पेशेंस के साथ सिंसियरिटी है तुम्हारी, तो आज नहीं तो कल साइन करो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ सिंसियरिटी होनी चाहिए। अब जैसे मैं ईशान का तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि इसका एग्जाम के हार्डली 1 मंथ पहले ना 1 मंथ बैक तो रेंट पे रहते थे मॉडल, तो उस पर नहीं कुछ वो आती नहीं थी कि हमें खाली करवाना था। ठीक है, वो कुछ ऑनर हमें आ गए। इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन, इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अस ऑल्सो कि हमें पता चला नहीं यार अभी कोई नीट आने वाला है, अभी वो ओनर ऐसा कर रहा है। तो क्या होता है कि फिर उसमें आप पूरा, क्योंकि आपका एक स्टडी रूम होता है, सबसे बड़ा मैं बताऊँ क्या होता है, हमारी अपना एम्बियंस हम लोगों ने क्रिएट किया होता है। वहाँ पे हम लास्ट 1.5 ईयर से उधर पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से हमें वो जगह छोड़ के नई जगह पे जानी है, और वो नई जगह भी दूर है, पहले सर्च करना है, फिर शिफ्टिंग होती है, घर की शिफ्टिंग तो समझते हो कैसी होती है। तो इट वॉज वेरी, मतलब कहते हैं हेक्टिक एंड वेरी स्ट्रेसफुल, लेकिन फिर भी हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ। अब वो चीजें तुम लोगों को नहीं पता चलेगी ना, तो बताई जाती है कि हमने क्या चैलेंजेस फेस किए। हाँ, हर कोई क्या लिखता है, ईशान ने टॉप कर दिया, लेकिन भाई वो जो स्ट्रगल है, और सिर्फ ईशान ही नहीं है, मॉम डैड ने बहुत स्ट्रेस हुए सर्च करके, वो नहीं पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हमने मेक श्योर किया कि नहीं जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा तब ईशान को शिफ्ट करेंगे, कोई प्रेस होगा। तो वो सारी चीजें स्ट्रगलफुल होती हैं, लेकिन उसके सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है ना कि वो खुद की सिंसियरिटी होनी चाहिए। अब वो बैठ के कर रहा है ना, पूरी बिल्डिंग में कोई देखता नहीं था, तो बताओ कि बिल्डिंग में देखते नहीं थे लोग क्या हाँ ईशान पे रहता है क्या, तो वो डेडिकेशन होता है। नहीं तो यहाँ पे क्या है कि पूरे बिल्डिंग में मोहल्ले वालों से भी कांटेक्ट करना पता चल रहा है तो जिन पर रोड पे दिखता है अपने को। और ईशान को बिल्डिंग के लोग बहुत ही रेयरली, मतलब हार्डली कभी कभी बाहर आता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम। और पढ़ने का भी शेड्यूल होता है हर किसी का अपना अपना, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट, देखो जो एफर्ट लिया, जो जर्नी, वो स्टोरीज बनती है। सक्सेस के बाद वो सक्सेस स्टोरीज बनती है ना, तो स्टोरी ऐसे थोड़ी तो बनती है। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा तो स्टोरी बोल, कोई इंटरेस्ट नहीं करता स्टोरी में।
अब मैं बता रहा हूँ हर एक चीज नहीं बताई जा सकती, देयर आर सो मेनी अप एंड डाउन इन एवरीबॉडीज लाइफ। तो तुम्हारे साथ कुछ अगर ऐसा हो रहा है, कॉन्फिडेंस कम है, नहीं कर पा रहे हो, इट डजंट मीन कि तुम आगे नहीं कर पाओगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम कितना एफर्ट ले रहे हो, खुद के लिए तुम कितना एफर्ट ले रहे हो सिंसियरली, बस दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं। अभी एक्चुअली वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम जितना अभी एफर्ट डालोगे उतना बाद में तुम एंजॉय करोगे। सो बेसिकली इफ यू पुट 100% एफर्ट नाउ, बाद में तुम 100% एंजॉय करोगे। मैं पता भी नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं वो कर रहा हूँ, सिर्फ अभी है ही नहीं। इफ यू 50% एफर्ट डालोगे तो बाद में भी 50% एफर्ट डालना पड़ेगा, ऐसे एंजॉय पूरा एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, पूरा आधा एफर्ट डालना पड़ेगा। अभी जितना एफर्ट डाल दो, बाद में पूरा दैट इज ठीक है फिर तो होगी बातें काफी, तो क्लोज करें फिर, चलो ठीक है, थैंक यू ईशान। हम सभी लोग ईशान के लिए एक बार रैपिंग करेंगे। मैं फ्री हूँ, सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। यस, ईशान का नंबर मैं शेयर करूंगा, अगर किसी को कभी कुछ लगता है तो ईशान कैन कम हियर, बिकॉज़ अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी इसके पास टाइम भी है। तो और खुद भी अभी तो YouTube पे चैनल भी बनाया इसने, ठीक है, तो मैं तुम्हें शेयर करूंगा। तो फिजिक्स के लिए और बायोलॉजी के लिए कुछ टिप्स अगर कुछ वैसा है तो मैं शेयर कर दूंगा। बट अगर पर्सनली कुछ बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, ईशान सेंटर पे भी आ जाएगा। इफ यू वांट एनी हेल्प, मैं से भी बात करने वाला हूँ बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, अगर कोई ईशान टिप्स दे सकता है तो हम एक छोटा छोटा सेशंस भी अरेंज कराएंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी ट्रबल मेकिंग फार्मूला शीट्स में इधर डिस्कस करके तुमने बनाना सीखा है और बायो के शॉर्ट ट्रिक्स। तो हम यहाँ पे टाइम स्लॉट डिसाइड कर देंगे, जब ईशान को टाइम होगा वो आ जाएगा, तो लोग जो भी ग्रुप में होंगे ग्रुप लिस्ट आउट वैसा हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू।